नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंटल स्ट्रेस, एचपी एक्सेस, मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ, इस नाम से मैंने एक वीडियो की सीरीज़ शुरू की है। ये उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टीरॉयड मेडिसिन की, यानी जो स्टीरॉयड दवाएं आजकल चल रही हैं, डॉक्टर लोग चला रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने चर्चा की है कि एचपी एक्सेस क्या होती है और किस तरीके से वो हमारे इमरजेंसी में हमारे जान बचाने में सहायक होती है, और जो डेली रूटीन का जो स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो किस प्रकार से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जब एचपी एक्सेस एक्टिवेट होती है तो पहले हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को और अंत में एड्रिनल ग्लैंड को। तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है, कॉर्टिसोल हार्मोन। अब ये एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है। तो जैसे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, ऐसी प्लांट में भी कुछ स्टीरॉयड होते हैं और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो इन्हीं स्टीरॉयड हार्मोन की स्ट्रक्चर को अध्ययन करके ये स्टीरॉयड मेडिसिन बनाई गई हैं। तो सही मायने में तो ये इमरजेंसी के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन आजकल इनका कॉमन बीमारियों में भी उपयोग हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सही मायने में कहा जाए तो बिना सोचे समझे दवाएं चल रही हैं और इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो सही से पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आयुर्वेद को अपनाकर, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टीरॉयड मेडिसिन के बारे में। तो स्टीरॉयड मेडिसिन की 3 क्वालिटी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है एंटी एलर्जिक होता है। किसी भी प्रकार की एलर्जी में हम स्टीरॉयड चलाते हैं तो वो एलर्जी दूर हो जाती है। दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। सूजन, इन्फ्लेमेशन के बाद जो है सूजन डेवलप होती है, तो किसी भी प्रकार की सूजन में देते हैं तो ये सूजन को कम कर देते हैं। कुछ शरीर में ऐसी सूजन होती हैं जो बीमारियाँ उत्पन्न होने के पहले होती हैं, जो बाहर से नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर स्टीरॉयड मेडिसिन चलाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और तीसरा होता है एनाल्जेसिक, यानी दर्द निवारक। किसी भी प्रकार के दर्द में जो है देते हैं तो जो है ये दर्द कम कर देते हैं। इसी वजह से जोड़ों के दर्द में ये कॉमनली चलाए जाते हैं। अब ये 4 तरीके से इनको दिया जाता है। पहले तो मुंह से दिए जाते हैं, जो हम लोग टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं। दूसरा होता है स्किन में लगाने के लिए क्रीम आती हैं। तीसरा होता है नेजल स्प्रे में या भाप लेने में, जैसे अस्थमा में या कभी सांस फूलने लगे तो जो है नेबुलाइजेशन किया जाता है, भाप दिया जाता है, या नेजल स्प्रे आते हैं, या अस्थमा के लोगों को कैप्सूल के थ्रू दिए जाते हैं। तो जो है वो रोटा कैप्स वगैरह जो होते हैं, तो ये एक रूट होता है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो इंजेक्टेबल्स होते हैं, यानी इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। तो यही मेनली इमरजेंसी में के लिए दिए जाते हैं। आपने सुना होगा जो 90 के दशक में जब पेनिसिलिन दवा शुरू की हुई थी, उस समय नई नई चली थी, तो उस समय रिएक्शन बहुत होता था। उस समय एक डेकाड्रोन का इंजेक्शन चलता था, तो जैसे ही डेकाड्रोन का इंजेक्शन देते थे तो वो दवा की रिएक्शन को दूर कर देता था। उसमें डेक्सामेथासोन होता है, वो भी एक प्रकार का स्टीरॉयड है। तो ये अलग अलग टाइप से चलते हैं। तो बेसिकली इनका प्रयोग इमरजेंसी में होता है। दवा की रिएक्शन भी एक प्रकार की एलर्जी होती है, तो वहाँ एंटी एलर्जिक काम करते हैं। तो होता तो काम ये है कि भाई इन्हें इमरजेंसी में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बिना सोचे समझे पढ़े लिखे एमडी डॉक्टर जो है लोग धड़ल्ले से चला रहे हैं, जहाँ जबकि उन्हें नहीं चलाना चाहिए। वो सही मायने में दुरुपयोग है उन दवाओं का, लेकिन चला रहे हैं। और उसमें सबसे कॉमन बीमारी है चर्म रोग, यानी स्किन की डिसीज। दूसरा है जोड़ों का दर्द, और तीसरा होता है ऑटो इम्यून डिसीज। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट से क्या होता है, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। तो ऑटो इम्यून डिसीज में स्टीरॉयड देने से साइड इफ़ेक्ट से उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और मरीज को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उसका असर ख़त्म होगा वो फिर जहाँ के तहाँ हो जाएगा। और जो है जैसे अस्थमा में भी देते हैं, सांस फूलने में भी देते हैं, और ये जो कॉमन है। बाकी और भी कई रोग हैं, कई प्रकार के रोग हैं जिनमें चलाया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें जो कॉमनली हम लोग जो एक तो क्रीम होती हैं, तो क्रीम में आते हैं अलग अलग प्रकार की क्रीमें आती हैं,
और जो मुंह से खाने के लिए दिया जाता है वो कॉमनली प्रेडनिसोलोन होता है, जो एक प्रेडनिसोलोन डायरेक्ट होता है, एक इसका फॉर्म होता है। तो उसमें एक 4, 8 और 16 मिलीग्राम में आता है, एक 10, 20 और 40 मिलीग्राम में आता है। तो इस तरीके से ये चलाए जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी भी बीमारी में ये दिया गया, तो 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन अगर 15-20 दिन या महीने भर जब ये चलते हैं तो ये क्या होता है कि जैसे जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है और फिर वो जो काम करता है, अब स्टीरॉयड आप बाहर से दे रहे हैं तो इसमें HPA एक्सेस जो होगा वो उसका एक्टिवेशन नहीं होगा, ना ही कॉर्टिसोल रिलीज होगा। लेकिन जैसे स्टीरॉयड शरीर में जाएगा तो जो काम वो कॉर्टिसोल करता है वही काम ये स्टीरॉयड करेंगे, क्योंकि दोनों का नेचर लगभग एक जैसा होता है। तो क्या होगा, आपका शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आपको शुगर रोग यानी डायबिटीज़ लग जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा तो ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाएगी। आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको शरीर में गर्मी बनी रहेगी। एक बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अक्सर जो लोग पेशेंट आते हैं वो गर्मी की कंप्लेंट करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे हमने बताया कि शुगर प्रोड्यूस होगी तो मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तब तो बॉडी हमारी शरीर की गर्मी को कम करने के लिए कूलिंग करती है तो पसीना आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, गर्मी तो प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होती है तो शरीर उसकी ठंडा करने के लिए पसीना भी नहीं लाता है। तो वो मेटाबॉलिक एनर्जी की वजह से शरीर में गर्मी हमेशा बनी रहती है। तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है इसमें, गर्मी बनी रहेगी पेशेंट को और उसी गर्मी की वजह से घबराहट और बेचैनी रहती है। तो ये होता है। और पसीना कभी जैसे जिनको बहुत हाई डोज चल रहा है और अगर कभी इनको घबराहट बेचैनी हो जाती है तो उनको पसीना भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर नहीं आता है। तो ये होता है। और अब क्या होगा, इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट एक तो ये होगा कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी आपकी, तो धीरे धीरे आपको कोई भी इन्फेक्शन लग जाएगा। और इस समय कोरोना के काल में तो सबसे ज़्यादा घातक है ये, क्योंकि अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्रोन हैं कोरोना के इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी एकदम कम है। कोरोना का इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेगा आपको। तो अगर इस समय जो भी लोग स्टीरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं तो या तो वो अपने डॉक्टर से बात करके धीरे धीरे बंद कर दें, और अगर उनका कोई ऐसा रोग है जिसमें मजबूरी में खाना पड़ रहा है उनको, तो किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर से संपर्क करके वो उसको ठीक कर लें। तो अब एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारा बॉडी का जो स्ट्रेस मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें मान लीजिए कि आप स्टीरॉयड खा रहे हैं और अब आपके घर में कोई या तो ट्रेजेडी हो गई या कोई भी नेचुरल स्ट्रेस आपकी बॉडी में आ गया, किसी भी कारण से कोई दुख का समाचार हो गया या इस टाइप का आ गया, तो क्या होगा, हमारी HPA एक्सेस एक्टिवेट होगी उस स्ट्रेस की वजह से। वो पिट्यूटरी को सिग्नल देगी, पिट्यूटरी एड्रिनल को सिग्नल देगा। लेकिन एड्रिनल जब देखेगा कि कॉर्टिसोल के नेचर के हार्मोन तो पहले से अवेलेबल हैं बॉडी में, तो वो या तो कॉर्टिसोल को रिलीज़ नहीं करेगी जो है एड्रिनल ग्लैंड, या फिर बहुत कम मात्रा में रिलीज करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो HPA एक्सेस का नॉर्मल रूटीन जो होता है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। तो आपकी बॉडी की जो इन्नेट मैकेनिज्म है, यानी जो सहज ज्ञान है स्ट्रेस से लड़ने का, वो डिस्टर्ब होने लगेगा और ये बहुत बड़ा डैमेज है शरीर के लिए। और क्या होगा, जो नॉर्मल मैकेनिज्म होती हैं, जैसे भूख प्यास आपकी गड़बड़ाने लगेगी, भूख गड़बड़ाएगी, उससे गैस बनेगी, अपच होगी, पेट की कई प्रकार के रोग लग जाएंगे। प्यास गड़बड़ाने से आपका पानी कम पिएंगे आप, उसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम कम बनेगा। और कई ऐसे जो होते हैं हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स कि अगर ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो भी उसमें घुलते हैं, कम वॉल्यूम में नहीं घुलते हैं, तो उन टॉक्सिन का लेवल बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे किडनी का फंक्शन डैमेज होने लगेगा, तो किडनी डैमेज होने लगेगी। और क्या होगा, और सेक्स संबंधी समस्या आने लगी, जो कि बहुत बड़ा एक समस्या होती है। तो अब सेक्स संबंधी समस्या आएंगी तो कई लोग उस सेक्स मेडिसिन भी लेने लगते हैं उसी में, तो जो है और इस तरीके से कई प्रकार की बीमारियां आपको लग जाएंगी। तो इसीलिए मेडिकल लैंग्वेज में खुद इन स्टीरॉयड को कहा गया है डबल एज सोर्ड, यानी दो धारी तलवार कहा गया है। एक तरफ से जो है रोग को काटती है और दूसरी तरफ से खुद को काटती है। ये एक वो दवा है जिसमें मेडिकल साइंस खुद स्वीकार करती है कि ये
दो-धारी तलवार है। बाकी भी नुकसान करती हैं, लेकिन बाकी में स्वीकार नहीं करती है। सोचिए, इसमें खुद मेडिकल साइंस बोलती है। और एथिकली ये रूल है, गाइडलाइंस में है कि जो है इनको इमरजेंसी में ही प्रयोग करना चाहिए। और भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं बीमारियों के लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बनाई गई हैं इसलिए कि किसी तरह बस बीमारियों को दबा दिया जाए। लेकिन सही मायने में ये है कि इनका दुरुपयोग हो रहा है, और जो मरीज इनको ले रहे हैं वो झेल भी रहे हैं, इस बात को जानते भी हैं अच्छे से। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि इन सब चीज़ों को समझें। और भगवान ने जानवर और इंसान में एक बहुत बड़ा फ़र्क किया है, बुद्धि और विवेक का। तो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। और कोरोना में काल में सबसे पहले ये बात है कि लोगों को प्रकृति ने ये सिखा दिया है कि प्रकृति को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद ने अपने आप को सिद्ध कर दिया है इस कोरोना काल में कि आयुर्वेद कुछ है। और हज़ारों साल से ये परंपरा चली आ रही, तो ऐसे थोड़ी चली आ रही है। आज अंग्रेजी में 50 लोगों पे एक रिसर्च होती है तो उसको वैलिड माना जाता है, और हज़ारों साल से हज़ारों मरीजों पे हज़ारों दवाओं का रिसर्च चली आ रही है तो उसको नकार देते हैं। ये इसलिए नकार देते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन वाले इस चीज़ को स्वीकार क्यों करेंगे? क्योंकि उनका आज अच्छी बिजनेस चल रहा है। जिन लोगों का अच्छा बिजनेस चल रहा है ऐसी मेडिसिन से, तो वो प्राकृतिक मेडिसिन को, नेचुरल मेडिसिन को क्यों लाने देंगे? तो मेरा कहने का यही है कि अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए सही रास्ता चुनिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो आपको आयुर्वेद अपनाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, और जो है अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।